गुड मॉर्निंग एवरीवन। फर्स्ट लेक्चर आज हम लोग इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एनसीईआरटी के बुक का पहला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे और ये फर्स्ट चैप्टर है। इस चैप्टर का नाम है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति आजादी के समय। आज का लेक्चर 1 है। तो आइए शुरू करते हैं लेक्चर 1 में। इस चैप्टर को स्टडी करने के बाद बेसिकली आप दो चीज जान पाएंगे। एक तो ये कि इंडियन इकोनॉमी की स्थिति, भारतीय अर्थव्यवस्था का सिचुएशन आजादी के समय क्या था, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस क्या था, और भारतीय अर्थव्यवस्था का सिचुएशन का प्रेजेंट सिनेरियो, यानी अभी जो अंडर डेवलपमेंट या स्टैग्नेशन है इंडियन इकोनॉमी में, तो उसके पीछे क्या क्या वजह है। यानी आज अगर हम इस स्थिति में हैं तो हमारा पास्ट कैसा था जिसकी वजह से हम आज इस स्थिति में हैं। तो दो चीजें हम आज जान पाएंगे इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इस चैप्टर में। तो शुरू करते हैं हम लोग। विक्टर अलेक्जेंडर ब्रूस, ये ब्रिटिश इंडिया के वायसराय रहे। इन्होंने 1894 में इंडिया के बारे में जो कहा था वो ये कहा था कि जो ब्रिटिश इंपायर, यानी ब्रिटिश इंपायर जो रहा है, जिसका पूरे वर्ल्ड में मैक्सिमम जगह पर कब्जा था, काफी जगह पे ये लोग अपना कॉलोनियल रूल चलाते थे, तो उनका कहना था कि इंडिया जो है वो पिवट है, यानी सेंटर पॉइंट है, और अगर सेंटर हिल जाएगा तो पूरा का पूरा इंपायर, यानी पूरा का पूरा जो ब्रिटिश इंपायर है वो क्या होगा, वो खत्म हो जाएगा। क्लियर है? अब क्या ऐसा ही हुआ? बिल्कुल ऐसा ही हुआ लगभग। आप देख सकते हैं आज के डेट में ब्रिटिशर्स कहाँ हैं, किस पोजीशन पे। इंट्रोडक्शन में है द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस बुक, सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको ये बताया जा रहा है कि इस बुक में, इस पूरे बुक का इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव है क्या। यानी ये जो बुक आप पढ़ेंगे तो इससे आप सीखेंगे क्या। The primary objective is to familiarize you with the basic features of the Indian economy. बेसिक फीचर्स से आपको फैमिलियर कराना है, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था का जो बेसिक फीचर है, बेसिक स्ट्रक्चर है, उसके बारे में उससे आपको अवगत कराना है। एंड इट्स डेवलपमेंट एज इट इज टुडे, और आज की सिचुएशन में जो इंडिया का डेवलपमेंट है उसके बारे में, यानी उसकी स्थिति के बारे में आपको अवगत कराना है। However, it is equally important to know something about the country's economic past, even as we learn about its present state and future prospects. लेकिन ये भी तो इम्पोर्टेंट है ना कि कंट्री के प्रेजेंट सिचुएशन को हम जानने के साथ साथ हमको फ्यूचर और पास्ट दोनों के बारे में पता होना चाहिए। हमारा पास्ट कैसा था और हमारा फ्यूचर कैसा है, इन दोनों के बारे में जानना जरूरी है। तो इसमें, इस बुक में उसको भी उतना ही इंपॉर्टेंस दिया गया है जितना प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में इंपॉर्टेंस दिया गया है, उतना ही ये भी इंपॉर्टेंस दिया गया है कि इंडिपेंडेंस से पहले क्या सिचुएशन था एंड फ्यूचर व्हाट इज देयर फॉर द इंडिया इन फ्यूचर। द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियाज प्रेजेंट डे इकोनॉमी इज नॉट जस्ट ऑफ करंट मेकिंग, यानी अब हम आ जाएंगे, हम बात करेंगे कि इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का सिचुएशन अगर हम डिस्कस करने वाले हैं तो अब हम ये देखेंगे कि पहले हम पास्ट बात करेंगे, फिर प्रेजेंट का, और फिर फ्यूचर। इन तीन हिस्सों में हम लोग इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट को स्टडी करेंगे। तो स्ट्रक्चर, इंडिया का जो स्ट्रक्चर है, इंडियन इकोनॉमी का जो स्ट्रक्चर है, वो आज का एक दिन में बन गया ऐसा नहीं है। इट हैज इट्स रूट्स स्टीव्ड इन हिस्ट्री। अगर आप इसके रूट, इसके जड़ देखना चाहेंगे तो आपको ये हिस्ट्री में वापस जाना पड़ेगा, खास करके पर्टिकुलरली इन द पीरियड व्हेन इंडिया वाज अंडर ब्रिटिश रूल। खास करके उस दौर में जाना पड़ेगा जब इंडिया ब्रिटिश के अंडर में, ब्रिटिश रूल व्हिच लास्टेड फॉर ऑलमोस्ट 2 सेंचुरीज। ब्रिटिशर्स जिन्होंने यहाँ 200 साल तक तकरीबन जो है अपना राज चलाया। एंड फाइनली वी गॉट इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947, और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। अब जो ब्रिटिशर्स आए उनका मकसद क्या था? The sole purpose of the British colonial rule in India was to reduce the country
to being a raw material supplier for Great Britain's own rapidly expanding modern industrial base. उनका मेन मकसद ये था कि जब वो इंडिया में आए, सोल पर्पस ब्रिटिशर्स के कॉलोनियल रूल का क्या था? When they came to India, जब वो इंडिया आए तो उनका मकसद ये था कि वहां यानी ब्रिटेन में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है ग्रेट ब्रिटेन में, उस इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ाने के लिए उनको रॉ मटेरियल चाहिए, और रॉ मटेरियल का बेस्ट डेस्टिनेशन उनकी नजर में इंडिया था। यानी वो चाहते थे इंडिया को कि रॉ मटेरियल का सप्लायर बनाए अपने देश के इंडस्ट्रियल बेस को डेवलप करने के लिए, ग्रेट ब्रिटेन के इंडस्ट्रियल बेस को डेवलप करने के लिए। दैट वाज देयर सोल मोटिव, सोल पर्पस। Understanding of the exploitative nature of this relationship is essential for any assessment of the kind and level of development which the Indian economy has been able to attain over the last 6.5 decades. तो अब ये जो उनका exploitative nature था कि आप जिसको कहते हैं कि प्री कंसीव्ड नोशन के साथ आप किसी देश में आए, पहले से कुछ सोच करके आए और उसको उसी में तब्दील करने के लिए आपने सारा पॉलिसी बना दिया कि कैश किसी भी एट एनी कॉस्ट चाहे कुछ हो, इंडिया को प्राइमरी प्रोडक्ट का यानी रॉ मटेरियल का सप्लायर बना करके ही रखना है। दैट वाज द सोल ऑब्जेक्टिव, मेन ऑब्जेक्टिव। तो उनके जो एक्सप्लॉइटेटिव नेचर रहे, ठीक है, उसका असेसमेंट करना है, और जो लेवल ऑफ डेवलपमेंट इंडियन इकोनॉमी अटेन कर पाए ओवर द लास्ट 6.5 डिकेड्स, उनके जाने के बाद अब तो 7 डिकेड्स हो गया है, लगभग 7.5 डिकेड्स ऑलमोस्ट करीब होगा, 73 साल हो चुके। तो इतने सालों में जो हम पहुंच पाए हैं, तो दोनों चीजों को हम समझेंगे। एक तो एक्सप्लॉइटेटिव, जो ब्रिटेन का जो ब्रिटिशर्स का जो एक्सप्लॉइटेटिव नेचर का जो उनका इकोनॉमिक पॉलिसी रहा इंडिया को सिर्फ और सिर्फ रॉ मटेरियल्स के सप्लायर में तब्दील करने के लिए, और जिसकी वजह से हमारे कंट्री में प्रॉब्लम्स जो भी फेस हुए, तो उसके बारे में का टॉपिक है। कब खत्म होएगी? अगर कुछ पॉइंट पूछना हो आप लोगों को तो अभी हम कट कर दे। हाँ मतलब वो ये वॉइस क्यों आता है तुम लोगों का? क्लास में आने के बाद तुम लोगों का आपस में कोई डिस्कशन नहीं होना चाहिए। कोई क्वेश्चन रहेगा तो हम खुद पूछेंगे आपसे, कहीं पे कोई डॉट से टॉपिक के एंड में जाते जाते हम तो पूछेंगे, कोई पोर्शन कोई पॉइंट नहीं समझ में आया पूछ सकते हो। बराबर। अब आता है लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द कॉलोनियल रूल, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था जब ब्रिटिश के राज में 200 इयर्स के रूल में ब्रिटिशर्स के टाइम पे जो हमारा इकोनॉमी था, वो उसका क्या पोजीशन था, क्या सिचुएशन था। इंडिया हैड एन इंडिपेंडेंट इकोनॉमी। इंडिया आप कह सकते हैं कि आजाद अर्थव्यवस्था थी। ब्रिटिश के आने से पहले कुछ इम्पोज्ड नहीं था, जैसे ब्रिटिशर्स ने चाहा कि नहीं हमको सिर्फ और सिर्फ रॉ मटेरियल के सप्लायर में तब्दील करना है, दैट वाज देयर सोल मोटिव। उसके आने से पहले ऐसा नहीं था, यानी प्री ब्रिटिश एरा का अगर हम बात करें तो वो ऐसा नहीं था। Now agriculture was the main source of livelihood for most people। हाँ, ये अलग बात है कि यहाँ भारत की अर्थव्यवस्था एग्रेरियन रही है, ज्यादातर लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है, लेकिन ये इम्पोज नहीं था। Yet the country's economy was characterized by various kinds of manufacturing activities। एग्रीकल्चर बेस्ड होने के बावजूद भी हमारे कंट्री में पहले ब्रिटिशर्स के आने से पहले कई सारे मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज भी हुआ करती। इंडिया वाज पर्टिकुलरली वेल नोन फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, और खास करके इसके किसी एक चीज की खासियत के बारे में बात करें तो वो यहाँ का हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज जो है वर्ल्ड फेमस था। चाहे वो कॉटन और सिल्क टेक्सटाइल का हो, चाहे वो मेटल और प्रीशियस वर्क्स का हो, these products enjoyed a worldwide market based on the reputation of the fine quality of material used and the high standard of craftsmanship seen in all imports from India। वजह क्या था, क्यों हम वर्ल्ड फेमस थे? क्योंकि वर्ल्ड फेमस होने का दो ही वजह है, एक तो ये कि मटेरियल अच्छा होना चाहिए और दूसरा उसमें क्वालिटी दिखना चाहिए, एंड दिस टू थिंग वाज देयर इन आवर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट प्री ब्रिटिश एरा के टाइम, ये ब्रिटिशर्स के आने से पहले। तो चाहे वो टेक्सटाइल मिल हो, कॉटन हो, मेटल और प्रीशियस स्टोन का काम हो, इन सब में हमारे कंट्री का हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज काफी आगे था।
क्वालिटी ऑफ मटेरियल यूज करने में यहाँ हमारे कंट्री का काफी नाम था। एक बॉक्स में दिखाया गया टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन बंगाल का एक एग्जांपल दिया गया। मुस्लिम एक टाइप ऑफ कॉटन टेक्सटाइल है which had its origin in Bengal, जिसका origin कहाँ हुआ है, बंगाल में हुआ है, particularly places in and around Dhaka। और अभी वो प्रेजेंट डे चूंकि ढाका के आसपास है, तो चूंकि ढाका बांग्लादेश में है तो वो हिस्सा बांग्लादेश जा चुका है। क्योंकि हम बात करें ब्रिटिश का, तो ब्रिटिशर्स के टाइम पे जो हम, और ब्रिटिशर्स से पहले जो इंडिया था हमारा, उस समय इतना डिवीजन नहीं था बांग्लादेश और इस तरीके से। द कैपिटल सिटी ऑफ बांग्लादेश, जिसको जो अभी है ढाका, अभी वहां पर वो मुस्लिम जो जिस कॉटन टेक्सटाइल के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वो वहां जा चुका है। डिक्टाई मुस्लिम हैड गेन्ड वर्ल्ड वाइड फेम एज एन एक्सक्लूसिव टाइप ऑफ कॉटन टेक्सटाइल। तो ये जो डिकाई मुस्लिम है इसका वर्ल्ड फेमस, आज भी ये वर्ल्ड फेमस है कॉटन टेक्सटाइल। फाइनेस्ट वैरायटी ऑफ मुस्लिम जो है, जिसको मलमल कहा जाता है। कभी कभी फॉरेन ट्रैवलर्स, sometimes foreign travelers also used to refer to it as malmal sahi and malmal khas। और फॉरेनर्स लोग इसको कभी कभी मलमल खास या मलमल साही के नाम से भी उस प्रोडक्ट को का नाम देते हैं, रेफर करते हैं। इट वाज बॉर्न बाय और फिट फॉर द रॉयल्टी, और असल में रॉयल्टी का ये पहचान था, यानी उस कपड़े का इस्तेमाल शाही खानदान लोग बहुत करते हैं। तो ये एग्जांपल है कि किस तरीके से जाहिर सी बात है, अगर रॉयल फैमिलीज किसी प्रोडक्ट को अगर प्रीफर कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि दे मस्ट बी ऑफ द हाई क्वालिटी, एंड दैट वाज द थिंग। ऐसा था भी उस समय। The economic policies pursued by the colonial government in India were concerned more with the protection and promotion of economic interests of their home country with the home country than with the development of the Indian economy। अब देखिए, जो इकोनॉमिक पॉलिसीज ब्रिटिशर्स ने अडॉप्ट करा, कॉलोनियल गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किया, उनका मकसद क्या था? उनका मकसद इंडियन इकोनॉमी को प्रमोट और डेवलप करना नहीं था। उनका मकसद था जो इकोनॉमी उन्होंने अपने देश में डेवलप किया, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन उन्होंने वहां सेटअप किया है, उसको बढ़ाना था। मोर यानी मेजर मकसद था उनका प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ द इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ देयर होम कंट्री, नॉट ऑफ इंडिया। अपने होम कंट्री यानी ब्रिटिशर्स के होम कंट्री यानी ब्रिटेन, उनको डेवलप करना। Such policies brought about a fundamental change in the structure of the Indian economy। जाहिर सी बात है कि आप किसी एक देश के किसी एक एरिया के इनकम से अब अपना घर चमकाना चाहते हो, ठीक है, तो जाहिर सी बात है आपका पॉलिसीज भी उसी के अकॉर्डिंग होगा। तो जो पॉलिसीज ब्रिटिशर्स ने अडॉप्ट किया उसके वजह से फंडामेंटल बहुत बेसिक चेंज आया, ग्राउंड लेवल का चेंज देखने को मिला। क्या चेंज देखने को मिला? It transformed the country into supplier of raw material and consumer of finished industrial product from Britain। Dual standard, dual exploit किया है इंडिया को। कैसे? यहाँ इंडियन इकोनॉमी को रॉ मटेरियल का सप्लायर बनाया और फिनिश प्रोडक्ट के लिए इंडिया को मार्केट बना दिया। और रॉ मटेरियल आपको मालूम होना चाहिए, रॉ मटेरियल बहुत कम कॉस्ट पे बिकता है, जबकि फिनिश प्रोडक्ट का कॉस्ट काफी ज्यादा होता है। तो जो प्रोडक्ट हम खुद भी बना सकते थे, वो प्रोडक्ट के लिए रॉ मटेरियल का शॉर्टेज हो गया, एक तो ये, और दूसरा कि उसके कंपैरिजन में, उसके कंपटीशन में जो है इंडिया में क्या ला करके बेचा गया? फिनिश्ड प्रोडक्ट। Obviously, the colonial government never made any sincere attempt to estimate India's national income and per capita income। ब्रिटिशर्स ने कोई भी सिंसियर अटेम्प्ट, यानी जिसको कहते हैं कि किसी के बारे में जब हम सोचते हैं तो उसके बारे में कुछ सिंसियर असेसमेंट करते हैं, तो इंडिया के बारे में वो लोग सीरियस तो थे नहीं, उनको तो रॉ मटेरियल से मतलब था सिर्फ। तो कभी उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये बताया जाए कि इंडिया का नेशनल इनकम क्या है या इंडिया में प्रति व्यक्ति आय क्या है। कभी ऐसा कैलकुलेशन नहीं हुआ, क्योंकि डेवलपमेंट का मेजरमेंट का ये दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम जाना। हालांकि कुछ इंडिविजुअल अटेम्प्ट्स हुए व्हिच वर मेड टू मेजर सच इनकम्स, जिसमें ये कोशिश किया गया कि पर कैपिटा इनकम और नेशनल इनकम कैलकुलेट किया जाए। बट द रिजल्ट, जो जिन लोगों ने ये असेसमेंट किया, उनका रिजल्ट जो था वो आपस में इनकंसिस्टेंट और कॉन्फ्लिक्टिंग था। एक कुछ और कह रहा है तो दूसरा कुछ और कह रहा है उसी चीजों के बारे में। लेकिन अमंग द नोटेबल एस्टिमेटर्स, लेकिन उनमें से कुछ जो नोटेबल एस्टिमेटर्स यानी कुछ ऐसे अर्थशास्त्री जिन्होंने जिनका एस्टिमेशन काफी अच्छा रहा, वो थे दादा भाई नौरोजी, विलियम डिग्बी,
Findlay Siras, VKRB Rao, and RC Desai. Or it was Rao, VKRB Rao, whose estimate during the colonial period was considered very significant. इसमें से सबसे अहमियत किसको मिला, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसके कैलकुलेशन को मिला, वो थे VKRB Rao. However, most studies did find that the country's growth of aggregate real output during the first half of the 20th century was less than 2%, occupied with a meager 0.5% growth in the per capita output per year. हालांकि ज्यादातर स्टडीज में ये जरूर पाया गया कि जो ग्रोथ है, एग्रीगेट ग्रोथ है, जो रियल आउटपुट का शुरुआत के फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी यानी 20वीं शताब्दी के पहले हाफ में, 1950 तक, वो क्या है, वो 2% से भी कम था. और ये तो ग्रोथ का बात है ना कि 2% से कम ग्रोथ हुआ. प्रति व्यक्ति आय का क्या सिचुएशन है, वो वहां पर तो 0.5% का ग्रो हुआ. यानी कहने का मतलब ये कि जो इनकम 100 रुपए था, वो इनकम पूरे कंट्री का अगर इनकम 100 रुपए है तो वो बढ़ करके 102 रुपए हुआ एक साल में पर ईयर. ये डेवलपमेंट है. और प्रति व्यक्ति आय का अगर बात करें, हर एक व्यक्ति का इनकम अगर 100 रुपए है तो वो बढ़ करके एक साल में 100 रुपए 50 पैसे हुआ. Was the situation. Now agriculture sector को हम थोड़ा डिटेल से देख लें. India's economy under British colonial rule remained fundamentally agrarian. ब्रिटिशर्स के टाइम में भी इंडिया का इकोनॉमी का बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स तो क्या था, वो था फंडामेंटली एग्रेरियन इकोनॉमी. यानी यहाँ की अर्थव्यवस्था जो है वो एग्रीकल्चर बेस्ड थी. About 85% of the country's population lived mostly in villages and derived livelihood directly or indirectly from agriculture. लगभग 85% आबादी, कंट्री की 85% आबादी वो ज्यादातर विलेजेस में रहते और लाइवलीहुड उनका वहीं से अर्निंग होता, चाहे वो डायरेक्टली अर्न करे वहां विलेजेस से या फिर इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट दे वर अर्निंग फ्रॉम द सेम सोर्स, एग्रीकल्चर. However, despite being the occupation of such a large population, the agriculture sector, हालांकि ये जो ऑक्यूपेशन था इतनी बड़ी आबादी का, एग्रीकल्चर सेक्टर उसके बावजूद भी एग्रीकल्चर सेक्टर कंटिन्यू टू एक्सपीरियंस स्टैग्नेशन. यानी उसमें स्टैग्नेशन देखने को मिला, यानी स्थिरता. कोई चढ़ाव नहीं हो रहा है, कोई डेवलपमेंट फर्दर नहीं हो रहा है. नॉट इनफ्रीक्वेंट अनयूजुअल डिटोरिएशन. और फिर इसके साथ साथ अनयूजुअल डिटोरिएशन भी देखने को मिला, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था का गिरना. एग्रेरियन प्रोडक्टिविटी बिकेम लो, though in absolute terms the sector experienced some growth. तो एग्रेरियल प्रोडक्टिविटी यानी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी जो है वो इंडिया का काफी कम था उस टाइम पे. Though in absolute terms the sector experienced some growth. लेकिन अगर एब्सोल्यूट टर्म में बात करें तो उन सेक्टर्स में कुछ ना कुछ तो ग्रोथ देखने को मिला. एक्सपेंशन ऑफ द एग्रीगेट एरिया अंडर कल्टीवेशन. और वो ग्रोथ इस वजह से नहीं था कि लोगों ने ज्यादा, बल्कि इस वजह से वो ग्रोथ देखने को मिला क्योंकि एग्रीकल्चर के लिए जितना लैंड यूज हो रहा था, जितने प्लेसेस यूज हो रहे थे, उसको बढ़ा दिया गया. तो ऑब्वियस है कि जब आप ज्यादा प्लेसेस पे अगर प्रोडक्शन करेंगे तो प्रोडक्शन तो बढ़ना ही. तो प्रोडक्टिविटी में इंक्रीमेंट नहीं देखने को मिला, बट प्रोडक्शन बढ़ा. और प्रोडक्शन के बढ़ने का रीजन क्या था, एग्रीकल्चर एरिया का कल्टीवेशन जो है वो एग्रीकल्चर एरिया का एक्सपेंशन किया गया फॉर कल्टीवेशन पर्पस. This stagnation in the agriculture sector was caused mainly because of the various system of land settlement that were introduced by the colonial government. ये जो stagnation, ये जो स्थिरता भारतीय अर्थव्यवस्था में आया एग्रीकल्चर सेक्टर में खास करके, उसके पीछे रूट कॉज क्या रहा? उसके पीछे रूट कॉज रहा लैंड सेटलमेंट सिस्टम. एक पॉलिसी जो कॉलोनियल गवर्नमेंट ने बनाया जिसको लैंड सेटलमेंट सिस्टम कहते हैं, उसको जमींदारी प्रथा भी कहा जाता है. Which was implemented in then Bengal presidency, जिसको बंगाल के क्षेत्र में अप्लाई करा गया, comprising parts of India's present eastern state, जो कि अभी इंडिया का ईस्टर्न स्टेट. The profit accruing out of the agriculture sector went to the zamindar instead of the cultivator. अच्छा, इस पॉलिसी के तहत हुआ क्या? इस पॉलिसी के तहत जो भी प्रॉफिट एग्रीकल्चर की वजह से जो भी प्रॉफिट हुआ वो किनको गया? वो गया जमींदार को. यानी उनका प्रॉफिट जमींदार को जाने लगा, कल्टीवेटर्स को जाना चाहिए था. यानी जिन लोगों ने खेतों में मेहनत किया
फायदा और मुनाफा उनको ना जा करके उनके बदले जमींदार को बड़ा हिस्सा जाएगा। However, a considerable number of zamindars and not just the colonial government did nothing to improve the condition of agriculture. अच्छा, जब एग्रीकल्चर का इनकम है उसका एक मेजर शेयर जमींदार को जा रहा है और फिर जमींदार से वो हिस्सा किसको जा रहा है, ब्रिटिशर्स को जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ टैक्स, तो फिर जाहिर सी बात है आप जिस चीज से इनकम कमाते हैं उसको आप डेवलप भी करते हैं। तो जमींदारों का जो इनकम था उन जमीन से, तो उनको भी उन एरियाज को डेवलप करना चाहिए था, चाहे वहां पर एग्रीकल्चर फैसिलिटीज को एक्सटेंड करना हो या एग्रीकल्चर कल्टीवेशन फैसिलिटीज को डेवलप करना हो, बट दे डिड नथिंग। लेकिन इन दोनों ने कुछ नहीं किया, ना ही अंग्रेजों ना ही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कुछ करा और ना ही दूसरी तरफ जमींदारों ने कुछ किया। उनका मेन मकसद क्या था, यानी द मेन इंटरेस्ट ऑफ द जमींदार वाज ओनली टू कलेक्ट रेंट। जो जमींदार का मेन मकसद था वो था कि रेंट वसूलना है सर। किनसे? कल्टीवेटर से। उनको मतलब नहीं है कि उनका इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, अच्छा है या बुरा है, वो कमा पा रहे हैं कि नहीं कमा पा रहे। एग्रीकल्चर के ऊपर, एग्रीकल्चर के स्थिति पे एक अच्छी एक शॉर्ट इस तरीके का डिस्क्रिप्शन जो है एक मूवी है स्वदेश, उसमें दिखाया गया है। उसका एक पार्ट एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस को बहुत अच्छे से डिस्प्ले किया गया उसमें। To a very great extent, the terms of the revenue settlement were also responsible for the zamindar adopting such an attitude. अब इसका तो हम ये नहीं कह सकते कि सारा का सारा प्रॉब्लम जो है वो जमींदार की वजह से ही हुआ। We can't say that कि सारा का सारा प्रॉब्लम जमींदारों की वजह से हुआ, ऐसा नहीं है। जमींदार भी मजबूर थे। क्यों मजबूर थे? वो मजबूर इसलिए थे क्योंकि उनको ऐसा करना था। उनसे यानी जमींदारों से एक फिक्स डेट पे उनको रेवेन्यू कलेक्ट करके जमा करना पड़ता था, किसके पास? ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास। और जब ऐसा नहीं करते, फेलिंग विच द जमींदार गॉट टू लूज द राइट, और अगर ऐसा नहीं करते तो उनसे वो जमीनें ले ली जाती, उनके अंडर में जो जमीन दी गई, क्योंकि मालिक तो उन्हीं को बनाया गया जमीनों का। जब कोई गवर्नमेंट होता है ना तो वो उस एरिया के लैंड के बारे में डिसाइड करता है। तो ब्रिटिश ने यही डिसीजन लिया था, हालांकि इससे पहले ऐसा कुछ नहीं था इस तरह का रूल, लेकिन बाद में इन लोगों ने एक मिडिल मैन, बेसिकली हम कह सकते हैं कि खेतों में काम तो करेंगे किसान, लेकिन बीच में लगा दिया जमींदारों को, ताकि जमींदार जो है वो टैक्स कलेक्ट करके ला करके दे, खूब सारा रेंट वसूले। Lack of irrigation facilities and negligible use of fertilizer all added up to aggravate the plight of the farmers and contributed to the dismal level of agriculture productivity. तो irrigation facilities की कमी, फर्टिलाइजर का इस्तेमाल ना के बराबर होना, इन सब की वजह से किसानों का जो बुरा स्थिति है, उनके किसानों की स्थिति में और बद से बदतर हुई, और एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में भी गिरावट देखने को मिली, वहां भी कोई सुधार नहीं था। There was of course some evidence of a relatively higher yield of cash crops in certain areas. हाँ, ये बात अलग है कि कैश क्रॉप के प्रोडक्शन में कुछ एरियाज में जो है हायर प्रोडक्टिविटी देखने को मिला। क्या मतलब है कैश क्रॉप में हायर प्रोडक्टिविटी देखने को मिला? कैश क्रॉप्स कहते हैं किसको? कैश क्रॉप्स उन क्रॉप्स को कहते हैं जिनका इस्तेमाल इंडस्ट्रीज में होता है, जैसे कॉटन, जूट, इंडिगो, ये सब वैसे फसल है जिनका इस्तेमाल इंडस्ट्री में होता है, उन्हें कैश क्रॉप कहा जाता है, बिकॉज फार्मर्स को एडवांस में बल्कि कैश मिलता है इन चीजों को प्रोड्यूस करने में। तो कैश क्रॉप्स का प्रोडक्शन थोड़ा बढ़ा है, और जाहिर सी बात है क्यों बढ़ा? कमर्शियलाइजेशन हुआ एग्रीकल्चर का, क्योंकि ब्रिटिशर्स चाहते ही यही थे ना कि उनको अपने इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल मिले, एंड दे डिड द सेम फॉर दैट पर्पस। But this could hardly help farmers in improving their economic condition. लेकिन ये कैश क्रॉप की वजह से फार्मर्स को बहुत ज्यादा फायदा नहीं हुआ। Instead of producing food crops, now they were producing cash crops. अब वो फूड क्रॉप्स की जगह कैश क्रॉप्स उगा रहे थे। पहले उगाते थे खाने पीने की चीजें, अब उगा रहे क्या? जूट, इंडिगो वगैरह वगैरह, जिनका इस्तेमाल इंडस्ट्रीज में होना है। और ऑब्वियस है कि इनका इस्तेमाल जब इंडस्ट्री में होना है तो ब्रिटिशर्स ने इनको इन चीजों को लेके कहां चले गए? अपने देश चले गए। डिस्पाइट सम प्रोग्रेस मेड इन इरिगेशन, कुछ प्रोग्रेस इरिगेशन क्षेत्र में भी हुआ। India's agriculture was starved of investment in terracing, flood control, drainage and desalination of soil. लेकिन कुछ डेवलपमेंट था, जितना रिक्वायरमेंट था उसके हिसाब से नहीं हुआ।
इंडिया में, इंडियन एग्रीकल्चर में इंडिया के लिए जो जो चीजें थी, वो जो सबसे ज्यादा जरूरी चीजें थी वो था इन्वेस्टमेंट। किन क्षेत्रों में? इन्वेस्टमेंट इन टेरेसिंग सिस्टम डेवलप करने में, फ्लड कंट्रोल सिस्टम को डेवलप करने में, ड्रेनेज फैसिलिटीज को बेटर बनाने में, और सॉइल को डिसैलिनाइज करने में, ताकि जो सॉइल की प्रॉपर्टी है वो रिस्टोर हो। इन सब में इन्वेस्टमेंट का जरूरत था, पैसे लगाने की जरूरत है, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। While a small section of farmers changed their cropping pattern from food crops to commercial crops, a large section of tenants, small farmers and sharecroppers, neither had resources and technology nor had incentive to invest in agriculture. तो स्मॉल सेक्शन ऑफ फार्मर्स ने अपना क्रॉपिंग पैटर्न चेंज किया फूड क्रॉप से कमर्शियल क्रॉप पे, लेकिन एक बड़ी तादाद जो स्मॉल फार्मर्स की थी, जो बेसिकली टेनेंट्स थे, जो दूसरे के खेतों पे काम करते थे, स्मॉल फार्मर्स थे, शेयर क्रॉपर्स थे, उनके पास ना तो पैसे थे और ना ही उनके पास कोई टेक्नोलॉजी था कि वो इन्वेस्ट करते किसमें, एग्रीकल्चर। तो ये स्थिति पे हम लोग को ला दिया गया था उस एग्रीकल्चर को जिसकी वजह से जो प्रोडक्ट मार्केट में आता पहले वो हाई क्वालिटी का हुआ करता था। वी वर वेरी गुड इन एग्रीकल्चर बिफोर द प्री ब्रिटिश एरा, बट आफ्टर द एडवेंट ऑफ द ब्रिटिश इन इंडिया, खास करके एग्रीकल्चर सेक्टर को जिस स्थिति में लाया गया उससे उभरना अभी भी पॉसिबल नहीं हुआ है। अभी भी सिचुएशन कुछ बहुत ज्यादा, आफ्टर इवन 73 इयर्स पास हो चुके हैं, जा चुके हैं, उसके बावजूद भी इंडियन एग्रीकल्चर में अभी भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स कॉमन हैं। आज भी आप लोगों ने देखा होगा कि वन ऑफ द एक्टर डाइड, सुशांत सिंह राजपूत। सिंस ही वाज एक्टर, ही वाज अ फेमस पर्सनालिटी। सारे लोग दुख और वगैरह वगैरह जताए, जो कि ठीक है, सही है। तो ऐसी बात है, किसी पर्सन का डेथ होता है तो या फिर सुसाइड करते हैं वो लोग, तो थोड़ा तो उनके प्रति सेंसिटिवनेस आता ही है। लेकिन ऐसे कई सारे डेथ रेगुलरली किसान के लिए हो रहा है। They are also facing financial distress and they are also taking their life. They are left with no options at all. तो उनके साथ भी यही सिचुएशन है। तो अब ऐसे सिचुएशन में क्या किया जाए? तो ऐसे सिचुएशन में जब उनके बारे में तो कोई बात तक नहीं होता। आप डेटा उठा करके देख लो कि किसानों का स्थिति क्या रहा है, अभी करंट सिचुएशन में क्या रहा है, किस तरीके से वो डिस्ट्रेस में रह रहे हैं, क्या उनका जो है वो सुसाइड रेट है। तो यू विल फाइंड मेनी केसेस ऑफ सुसाइड, दे आर कॉमन, हर दिन होते हैं, ठीक। बट द प्रॉब्लम इज कि हम लोग सिर्फ वन साइड ऑफ द एस्पेक्ट्स को एग्जैजरेट करते हैं और दूसरे साइड इग्नोर कर देते हैं, ऐसे कि जैसे दूसरे लोगों का कोई लाइफ मैटर ही नहीं करता। बट दे ऑल आर इम्पोर्टेंट, वी शुड लर्न दैट। और खास करके फार्मर्स, दे आर द, अगर हम कहें तो फार्मर्स जो है इंडियन इकोनॉमी के वो बेस है, फाउंडेशन है। अगर उनकी स्थिति अगर हम नहीं सुधारेंगे, उनके प्रॉब्लम्स को अगर प्रॉपर्ली एड्रेस नहीं किया जाएगा, उनके लिए पॉलिसीज अच्छे से नहीं बनाया जाएगा, तो फिर स्थिति सुधरना नहीं। और सिर्फ फार्मर्स नहीं, जितने भी सेक्टर है ना, सारे सेक्टर को हम लोगों को उसी तरीके से डेवलप करना पड़ेगा if we really want to develop our Indian economy। तो ये था हमारा आज का इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसमें हम लोगों ने आज बात किया किस चीज के बारे में? हम लोगों ने बात किया आज एग्रीकल्चर सेक्टर की स्थिति के बारे में, कि भारतीय अर्थव्यवस्था में एग्रीकल्चर सेक्टर अंग्रेजों के टाइम पे किस सिचुएशन में थी। 8 मिनट्स रह गए हैं, हम इसको रिकॉर्डिंग से हटा दे रहे हैं। इन लोगों